हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 1 से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1947 से लेके 1964 तक जो है नेहरू जी का विदेश नीति क्या था। फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो है इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, मेंस के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है हेल्पफुल साबित करेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और जीएस पेपर 1 से संबंधित इससे पहले जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से संबंधित प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप जो है वीडियो बाद में देख सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आज इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका आंसर के बारे में। 1947 से लेकर 1964 तक जो है नेहरू जी का विदेश नीति कैसा था। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट इस वीडियो के। इस क्वेश्चन के पहला है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत उन्नत राज्यों की तुलना में निर्धारित लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ना चाहता था। क्या चाहता था भारत कि जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसके नेतृत्व में जो है भारत जो है उन्नत राज्यों की तुलना में जो है निर्धारित लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ना चाहता था, तरक्की करना चाहता था। वे अपने ही पड़ोस में शांति और विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। अपने आसपास के कंट्री के साथ जो है ज़्यादा बिना भेदभाव किए हुए शांति और विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते थे वो। इसके अलावा अधिक शक्तिशाली राज्यों पर उनकी आर्थिक और सुरक्षा निर्भरता कभी कभी उनकी विदेश नीति को प्रभावित करती थी। इसके अलावा जो है उस अधिक शक्तिशाली राज्यों पर जो है आर्थिक और सुरक्षा का निर्भरता जो है उस पर डिपेंड करना पड़ता था नेहरू जी को। तो इसलिए जो है कभी कभी उसकी विदेश नीति को जो है ये प्रभावित करता था। आज़ादी के बाद नेहरू ने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में भारत की सदस्यता जारी रखने का निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया आज़ादी के बाद कि हम राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का जो है सदस्य बन के रहेंगे, भारत की सदस्यता जो है वो जारी रहेगी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य देशों दोनों विकसित और विकासशील जो है के साथ मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की। नेहरू जी क्या किए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हो गया, सोवियत संघ रसिया के साथ हो गया, चाहे जो अन्य देश है जो कि विकसित हैं और विकासशील भी हैं कुछ देश, तो उसके साथ जो है कैसा संबंध रखा जाए, मैत्रीपूर्ण संबंध रखा जाए और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की, उसके साथ रखा जाए अच्छा संबंध, ताकि जो है किसी भी तरह का कोई टेंशन वगैरह ना हो और अच्छे ढंग से सारा चीज़ हो। ओके, तो चलिए आगे और डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी। जवाहरलाल नेहरू का जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसका गुट निरपेक्ष का नीति क्या था। इस पर प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जो है 1946 से लेकर 64 तक भारत की विदेश नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहरा प्रभाव डाला। कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? 1946 से लेकर 1964 तक, 47 से लेकर 64 तक। ओके, यहाँ से प्रधानमंत्री और उसके जो है भारत की विदेश नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में जो है इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख 3 उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे? परिश्रमी संप्रभुता होना चाहिए, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये जो है 3 प्रमुख उद्देश्य थे नेहरू जी के विदेश नीति के। चूँकि परिश्रमी संप्रभुता होना चाहिए, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये इंपॉर्टेंट जो है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नेहरू जी के विदेश नीति के। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेहरू के इन उद्देश्यों को हासिल करने हेतु गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया। किसका नीति अपनाया? गुट निरपेक्ष का। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने शीत युद्ध के तनाव को कम करके और दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में मानव संसाधनों का योगदान देकर गुट निरपेक्षता की नीति की वकालत करके एक शांतिपूर्ण दुनिया का उद्देश्य प्रस्तुत किया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के 5 महीने पहले अर्थात मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। कब किया? नेहरू जी के नेतृत्व में जो है भारत जो अपनी स्वतंत्रता से जस्ट 5 महीने पहले मार्च 1947 में जो है एशियाई संबंध सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत विखंडन प्रक्रिया का कट्टर समर्थक था और दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद, विशेष रूप से रंग भेद का दृढ़ता से विरोध करता था। भारत जो है वो विखंडन प्रक्रिया का जो है वो कट्टर समर्थक था। ऐसा नहीं कि भारत जो है अलग अलग भाग में बट जाए, भारत में ही कई देश का फॉर्मेशन हो जाए, निर्माण हो जाए, इसके जो है कट्टर समर्थक मतलब विरोधी थे कि भारत का जो वो विखंडन नहीं हो, भारत एक बन के रहे। और दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लवाद का जो मामला चल रहा था वो विशेष रूप से रंग भेद को दृढ़ता से इसका विरोध किया करते थे भारत। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
इंडोनेशियाई शहर बांडुंग में 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन ने नए स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा दिया। 1955 में हुआ था इंडोनेशिया शहर में बांडुंग में जो है बांडुंग सम्मेलन हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM जो बोलते हैं वो इसके परिणाम स्वरूप गठित किया गया और इससे पहले शिखर सम्मेलन के रूप में सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। तो इसी सम्मेलन के बाद जो है इसके परिणाम स्वरूप जो है ये जो सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया शहर के बांडुंग 1955 में, तो इसी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है किसका गठन हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो है गठन हुआ, जो कि जिसका जो है इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो ये सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ। कहाँ पे हुआ, बेलग्रेड में, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है ये, सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ नॉन अलाइंड मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक देख लिया। अब चलिए देखते हैं भारत चीन के बीच में क्या संबंध पे असर पड़ा नेहरू जी के काल में। जवाहरलाल नेहरू ने महसूस किया कि भारत और चीन पश्चिमी वर्चस्व को पीछे छोड़कर खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेंगे। नेहरू जी क्या महसूस कर रहे थे कि हम दोनों, भारत और चीन जो है वो मिलकर पश्चिमी वर्चस्व को पीछे छोड़कर जो है खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्थापित करेंगे। नेहरू ने भविष्य में संभावित चीनी हमले के बारे में वल्लभ भाई पटेल के विचार को दरकिनार कर दिया। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में 5 सिद्धांत समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब किया, 29 अप्रैल 1954 के बीच जो है भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता पे हस्ताक्षर हुआ, जिसे दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की दिशा में एक कदम माना गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध ने देश और विदेश में भारत की छवि को धूमिल किया। भारत के समर्थन में कोई भी प्रमुख देश सामने नहीं आया। जब 1962 का युद्ध हुआ भारत चीन के बीच में, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, भारत का जो है छवि जो है, भारत का इमेज जो है बहुत ही बुरी तरीके से धूमिल हुआ और भारत के समर्थन में कोई भी प्रमुख देश नहीं आया। इस युद्ध के बाद नेहरू के रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कौन, उस टाइम के रक्षा मंत्री कौन थे नेहरू जी के टाइम पे, वी कृष्ण मेनन जो है वो इस्तीफा दे दिया। और युद्ध में हार के कारण नेहरू की प्रतिष्ठा में भी कमी आई, क्योंकि चीनी इरादों को मापने और सैन्य तैयारी की कमी के कारण उनकी कड़ी आलोचना की गई। पहली बार लोकसभा में नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इस पर बहस भी हुई। पहली बार जो है इस कारण से जो है ये युद्ध के कारण जो है लोकसभा में जो है नेहरू सरकार के खिलाफ जो है क्या लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया और इस पर बहस भी हुआ। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में क्या संबंध रहे नेहरू जी के टाइम पे। जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रति सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया। कौन सा दृष्टिकोण, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया। 1950 का नेहरू लियाकत समझौता दोनों देशों पर अपर बाध्यकारी रूप से क्रियान्वित किया, जिसका लक्ष्य दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करना था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1950 में क्या हुआ, 1950 में नेहरू और लियाकत समझौता हुआ दोनों देश के बीच में, और जो है ये बाध्यकारी किया गया, ये समझौता हुआ कि दोनों देश में जो भी अल्पसंख्यक हैं उसके हितों को रक्षा किया जाएगा, उसका रक्षा किया जाएगा, उसका हनन नहीं किया जाएगा, उसका शोषण नहीं किया जाएगा। तो इस पर जो है क्या किया गया, मतलब कि समझौता इस पर किया गया। 1948 में भारत पर पाकिस्तान के हमले के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना शुरुआत हुई और दोनों देश अंततः संघर्ष विराम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू और कश्मीर का कुछ हिस्सा, जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहा जाता, पाकिस्तान के प्रभुत्व में आ गया 1948 के बाद से। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 1948 में दोनों देशों ने अंतर डोमिनियन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत को वार्षिक भुगतान के बदले पाकिस्तानी को पानी उपलब्ध कराना था, लेकिन दोनों देशों के समझौते समापन करने में जो है ये विफल रहे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1954 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु जल के वितरण के लिए जो है विश्व बैंक ने दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि को लागू किया, जिस पर प्रधानमंत्री 1960 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे सितंबर में। इस संधि के परिणाम स्वरूप एक अस्थायी सिंधु आयोग बनाया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1960 में जो है ये सिग्नेचर हुआ, सिंधु समझौता हुआ, जिससे कि सिंधु नदी का पानी जो है वो पाकिस्तान को कुछ पानी दिया जाए, कुछ इंडिया में रखा जाए। ऊपर से जो है नदी जो भी बहता है, 3 नदी जो वो उसका पानी जो वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, बाकी 3 निचले लोअर लेवल का जो नदी है वो इसका पानी जब इंडिया यूज करेगा। तो ये सिंधु समझौता में ये सारे साइन हुए और विश्व बैंक जो है दोनों देशों के बीच ये समझौता संधि लागू करवाया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1947 1964 तक जो नेहरू जी के क्या विदेश नीति रहे थे और भारत पाकिस्तान का क्या संबंध रहा, भारत चीन के बीच कैसा संबंध रहा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या उसका विचार रहा,
तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है एग्जाम के लिए आपके एग्जाम के लिए जो मेंस एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित करेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।